नमस्कार साथियों। आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना पर परिचर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का अभिप्राय क्या है और राजनीतिक आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक वैसी ही नवीन संकल्पना है जो कि पाश्चात्य दुनिया में उदित हुई है। जिस तरह से राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना राजनीतिक समाजीकरण के साथ गुथी हुई है, उसी तरह से राजनीतिक आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो कि राजनीतिक विकास की अवधारणा के साथ उलझी हुई है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना विकसित देशों ने विकासशील देशों को अपने अनुगमन वाला पथ उपलब्ध कराने के लिए इजाद की है। लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण नहीं है, ये भी हमें जानना होगा। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के कौन कौन से टर्म ऐसे हैं जो कि इस कंसेप्ट को प्रभावित करते हैं या डिफाइन करने में, परिभाषित करने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए उन टर्म्स के बारे में बात करें। सबसे पहले सामान्य अर्थ में देखें तो राजनीतिक आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है। यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है और यह बहुपक्षीय प्रक्रिया है। जैसा राजनीतिक विकास में हमने समझा कि राजनीतिक विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को अभिव्यक्त करने वाली संकल्पना है। राजनीतिक विकास होता तो राजनीतिक व्यवस्था का विकास है, राजनीतिक व्यवस्था के भीतर के लोगों का और राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण में रहने वाले लोगों के राजनीतिक विकास से संबंधित है। परंतु उस राजनीतिक विकास को आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, पर्यावरणीय पक्ष, विज्ञान और तकनीकी का पक्ष भी प्रभावित करते हैं। ऐसे ही मॉडर्नाइजेशन आगे की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ डीके की संकल्पना जुड़ी हुई है, वैसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के साथ पॉलिटिकल डीमॉडर्नाइजेशन की संकल्पना नहीं जुड़ी हुई है। अर्थात राजनीतिक आधुनिकीकरण केवल आगे की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, पीछे की ओर जाने की प्रक्रिया नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण मूल रूप से परंपरागत समाज को आधुनिक समाज में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। What is the meaning of traditional society and what is the meaning of modern society? Such as we know, ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब होता है कि जो कि आधारभूत परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों, रीति रिवाजों, कर्मकांड में विश्वास करने वाला समाज परंपरागत समाज कहलाता है, कृषि प्रधान समाज कहलाता है। और आधुनिक समाज तो तकनीक और विज्ञान पर आधारित समाज होता है जो परंपराओं, रीति रिवाजों, कर्मकांड और मान्यताओं, विश्वासों, मूल्यों को तार्किकता की कसौटी पर कसता है। यहाँ या हम कह सकते हैं कि इस समाज के संचालन में विवेकशीलता, मानव की बुद्धि या व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी विवेकशीलता को मुख्य केंद्र माना जाता है। समाज का मुख्य केंद्र सामाजिक विवेकशीलता होती है, उसे मॉडर्न सोसाइटी कहा जाता है। जैसा मैंने पहले भी उदाहरण में बताया, मॉडर्न का मतलब है बाय साइकोलॉजिकल, इसका मतलब है मनोवैज्ञानिक रूप से मॉडर्न होना। केवल कपड़े पहनने से, आर्थिक उन्नति प्राप्त करने से, भौतिक उन्नति प्राप्त करने से कोई भी कंट्री मॉडर्न नहीं होता है। मॉडर्न वह अपने स्वभाव से होता है, मॉडर्न वह अपने व्यवहार से होता है, मॉडर्न वह अपने पॉलिटिकल बिहेवियर से होता है, मॉडर्न वह सोशल और रिलीजियस एक्टिविटी में रैशनलिटी से होता है, मॉडर्न वह लोगों की इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी से होता है। लोकतांत्रिकरण राजनीतिक आधुनिकीकरण है। ये सामाजिक आधुनिकीकरण या आर्थिक आधुनिकीकरण से प्रभावित होने वाली संकल्पना तो है, परंतु डेमोक्रेसी इसका मूल बेस है।
डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है कि लोकतंत्र न केवल राजनीतिक व्यवस्था या राज्य के भीतर हो, अपितु लोकतंत्र बालक और बालिका से, एक परिवार से, एक समाज से, एक गांव से, एक जिले से, देहात से, राज्य से, राष्ट्र से और वैश्विक राज्य की संकल्पना तक आगे बढ़ता है। छोटा सा संगठन परिवार हो, उसमें भी लोकतांत्रिक तरीके से परिवार का संचालन यदि होता है, और सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ हो, उसमें भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का संचालन होता है तो इसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। लौकिकीकरण यह संस्कृति और सभ्यता के बीच के उस सामंजस्य को अभिव्यक्त करता है जहाँ पर सेकुलराइजेशन और तार्किकीकरण की पद्धति को स्वीकार किया जाता है। लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण केवल पश्चिम की संकल्पना तो है, लेकिन केवल पश्चिम की नकल नहीं है। केवल पश्चिम की संकल्पना पाश्चात्य चिंतन की या दुनिया के लोगों के द्वारा इसे विकसित किया गया है, परंतु केवल नकल करना या पश्चिमी देशों की नकल करना कभी भी मॉडर्नाइजेशन नहीं है। जैसे छोटे से उदाहरण से हम समझें कि जीन्स और टी शर्ट जो इंटरनेशनल ड्रेस कोड बना हुआ है, या टाई, सूट बूट, जूते, कोट पैंट, ये जो वेशभूषा है जो कि वेस्टर्नाइजेशन का, जो कि पश्चिमी सभ्यता का एक आधार है और वह दुनिया भर के देशों में देखा जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग जो कि एक लैंग्वेज है, नॉलेज का आधार नहीं है, वे केवल आइडिया को शेयर करने का एक माध्यम है। परंतु इंग्लिश भाषा बोलना और जींस टी शर्ट या टाई सूट बूट पहनना मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन बाई साइकोलॉजिकल और बाई बिहेवियर होता है। अगर आप भाषा इंग्लिश तो बोलते हैं, परंतु आप ट्रेडिशनल सोसाइटी के फॉलोअर्स हैं, तो ये मॉडर्निटी नहीं है। आप कपड़े तो सूट बूट के पहनते हैं, परंतु बालिकाओं को नहीं पहनने देते या महिलाओं को नहीं पहनने देते या उनको परमिट नहीं करते, ये मॉडर्निटी नहीं है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये वेस्टर्नाइजेशन है। लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है कि आप अपने तक सीमित रखते हो या आप कपड़े तो पहनते हो, लेकिन पश्चिमी कपड़े पहनने के बावजूद भी आपके मनोविज्ञान में अनेक मनोविकृतियाँ भरी हुई रहती हैं। जैसे सामाजिक बिहेवियर की हम बात करें, सोशल बिहेवियर की बात करें, तो सोशल बिहेवियर में कानून ज़्यादा मायने रखता है या खाप पंचायतें ज़्यादा मायने रखती हैं, जाति ज़्यादा मायने रखता है, धर्म ज़्यादा मायने रखता है, या क्षेत्र या भाषा या रिश्तेदार या आनुवंशिकता या लोकेलिटी या रीजनलिज्म ज़्यादा मायने रखता है। यह मॉडर्नाइजेशन नहीं है। सामाजिक संचार पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया से ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन आगे बढ़ता है और वह आगे बढ़कर राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करता है, ठीक ऐसे ही सोशल मोबिलाइजेशन या जो सामाजिक संचारण है वह राजनीतिक आधुनिकीकरण का आधार स्तंभ होता है। सोसाइटी को मोबिलाइज करना, रैशनलिटी के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, मोरालिटी के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, ड्यूटी के बारे में, बेटर सोसाइटी क्रिएट करने के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, तो यह मॉडर्नाइजेशन को आमंत्रित करता है। सामाजिक संचारण का मतलब है कि जैसे कि हमें ये समझना कि यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज में विवेकशीलता को शामिल करना होगा। सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहार के अंतर्गत आपको उन कर्मकांड, अंधविश्वासों, शोषण की परंपराओं, मान्यताओं और भेदभावपूर्ण मूल्यों को तिलांजलि देनी होगी। समाज को ये समझना होगा कि मंदिर से, मस्जिद से किसी का भला होने वाला नहीं है, अपितु भला होगा तकनीकी शिक्षा से, कौशलपूर्ण शिक्षा से, हॉस्पिटल से, अस्पतालों से, क्लिनिक से,
शुद्ध जल से, संतुलित भोजन से, सड़कों से, संचार से, विद्युत से, ये तमाम तरह के आधार हमें सोशल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं। राजनीतिक सहभागिता से, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की पार्ट हैं, जो कि एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को, एक कंट्री को, एक स्टेट को डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सामाजिक संचारण राजनीतिक आधुनिकीकरण का मूल आधार है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, शहरीकरण, शहरीकरण मॉडर्नाइजेशन को अभिव्यक्त करने वाला एक टूल है। विकासशील देशों में हमने देखा, मैंने कहा कि पश्चिमी देशों की नकल करना मॉडर्नाइजेशन नहीं है। अर्बनाइजेशन, अगर हम भारत की बात करें, विकासशील देशों की बात करें, तो हमें डी अर्बनाइजेशन, इन अर्बनाइजेशन दिखाई देता है। हमने उन देशों की तरह मकान बसाने के, बसावट के, फ्रंट साइड, बैक साइड, जगह छोड़कर मकान बनाने के इन नियमों को अपना लिया। लाइक जीडी की हम बात करें, जोधपुर डेवलपमेंट या दिल्ली डेवलपमेंट या अन्य कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एक पैमाना या मानक तय करता है, हाउ टू बिल्ड योर हाउस, अपने मकान का विकास कैसे करोगे, आप मकान कहाँ तक बनाओगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में कुछ शहरों को, जैसे चंडीगढ़ वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो हम प्रत्येक व्यक्ति, जयपुर की भी अगर बात करें, तो ये डी अर्बनाइजेशन, इन अर्बनाइजेशन है। शहरीकरण तो है, लेकिन शहरीकरण का मतलब केवल शहर से नहीं है। अगर शहरीकरण के मानकों पर शहर आधारित नहीं होता, तो वह मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है, वह पॉलिटिकल डीके होता है। क्योंकि बसावट, आवास, सड़क, पार्किंग, ये सब चीज़ें मॉडर्नाइजेशन को प्रभावित करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, उद्योगों की कितनी भूमिका है, प्राइमरी सोर्स इकोनॉमी में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या रोल है, थर्ड सेक्टर का क्या रोल है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से आप औद्योगिक प्रगति, आर्थिक उन्नति को प्राप्त करते हैं और लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को परिवर्तित कर सकते हैं या जीवन स्तर को उच्च उठा सकते हैं। तो ये टर्म है जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से एसेंशियल रूप से जुड़ी हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन? सामान्य अर्थों की अगर बात करें, तो राजनीतिक आधुनिकीकरण है क्या? राजनीतिक आधुनिकीकरण सामाजिक और भौतिक परिवेश में सांस्कृतिक रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि आधुनिकीकरण हमें ये बताता है कि इस पहले समाज कैसा था और वर्तमान में समाज कैसा है। पहले समाज में जाति, धर्म, भाई भतीजावाद, रंग रूप, महिला या पुरुष, लैंगिक, ये तमाम तरह के बहुत भेदभाव बहुत ज़्यादा थे। परंतु अब समाज में इन आधारों पर भेदभाव नहीं होता है, तो उसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। महिलाओं को भारतीय समाज में पढ़ने के लिए प्रतिबंधित थी। ब्राह्मण धर्म के अनुसार महिलाएं पढ़ नहीं सकती हैं, परंतु वर्तमान में महिला शिक्षा में भी काफ़ी उन्नति हुई है। ये मॉडर्नाइजेशन को अभिव्यक्त कर रहा है। भौतिक परिवेश, जो सिविलाइजेशन हमें दिखाई देती है कि भारत के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए आवास नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं या हॉस्पिटल नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, स्वच्छता नहीं, ये तमाम तरह और हैं नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नहीं है। और हैं, उनकी व्यवस्था है, उस भौतिक परिवेश में परिवर्तन हुआ है, तो उस सांस्कृतिक रूपांतरण की प्रक्रिया को ही मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। आज राजनीतिक आधुनिकीकरण सामाजिक और आर्थिक घटकों के साथ आंतरिक रूप से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का मतलब केवल राजनीतिक रूप से ही राज्य का आगे बढ़ना नहीं है, अपितु सोशल स्ट्रक्चर का और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, दोनों का भी आगे बढ़ना जरूरी है। वरना तो हंटिंगटन के डिके वाले कॉन्सेप्ट के तहत और रिग्स के डेवलपमेंट ट्रैप में सोसाइटी फंस जाती है। हंटिंगटन ने मानवीय चिंतन और गतिविधियों से संबंधित सभी क्षेत्रों, यानी कि ह्यूमन जो थॉट है और एक्टिविटीज़ हैं, जिन जिन क्षेत्रों में होता है, उन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाली एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में अभिव्यक्त किया है। हंटिंगटन का कहना है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि जिन एरियाज में ह्यूमन थिंकिंग और ह्यूमन थॉट काम करता है और व्यक्ति एक्शन कार्य करता है, उन सब गतिविधियों में अगर सकारात्मक परिवर्तन हो, तो उसे ही राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं।
कार्ल डाइस ने अपने आर्टिकल सोशल मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सामाजिक संचारण और राजनीतिक विकास 1961 के अंतर्गत बताया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण पुरानी सामाजिक, पुरानी आर्थिक, पुरानी मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धताओं का खंडन है। कि जो हम कहते हैं, कई बार हमने सुना कि चला आ रहा है, दादा परदादा से परंपरा है, हमने तो ऐसा ही देखा है, ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नहीं है। अगर आप कहते हो कि चला आ रहा होगा, अब नहीं चल सकता है, तो इस पुरानी सोशल कस्टम को, इकोनॉमिक कस्टम को, साइकोलॉजिकल बैरियर्स को, कमिटमेंट को तोड़ना, जैसे मृत्यु भोज कि दादा का था, परदादा का था, इसलिए हम करते आ रहे हैं, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा इस मान्यता, पुरानी सामाजिक मान्यता का खंडन कर देते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं और मृत्यु भोज बंद कर देते हैं, तो यह पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का एक पार्ट है। इसे समाप्त करने वाली प्रक्रिया बताया है, जिससे कि लोग समाजीकरण और व्यवहार की शैलियों को अपना सकें। सोशलाइजेशन और बिहेवियर की जो स्टाइल हैं, वो नवीन स्टाइल जो पुरानी सोशल, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल कमिटमेंट को डिस्ट्रॉय करती हैं, वही पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। इट मीन्स पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड बिहेवियर, स्टाइल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कॉलमैन के शब्दों में, यह संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाला संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। ये बड़ी बात है कि जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल सिस्टम के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, ये सब इनमें स्ट्रक्चरली चेंज होता है। कौन लोग थे, कौन लोग आगे क्या काम करते थे, ऑब्डुसमैन की बात करें, लोकपाल की बात करें, लोकायुक्त की बात करें, आरटीआई की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, ये तमाम तरह के जो नए स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सिस्टम में आए हैं, वो मॉडर्नाइजेशन के सिंबल हैं। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट, जस्टिस एट द डोर, ये सब जो हैं वो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है, कल्चरल चेंजेस भी इसमें शामिल हैं। इसका संबंध राजनीतिक प्रणाली से, कल्चरल चेंज का मतलब है कि जैसे महिलाएं पहले राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं में नहीं थी, परंतु लोकल लेवल पर रिजर्वेशन के माध्यम से उनकी सहभागिता बढ़ी है। हालांकि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वो सांस्कृतिक परिवर्तन की वजह से, या महिलाएं उन मोर्चों पर बहुत कम दिखाई देती हैं जहां पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है। लाइक मंदिर में पुजारी बनने की बात भी हम करें, या देवों की बात करें, तो महिलाएं बहुत पीछे हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनीति को लेकर मानवीय दृष्टिकोण में बदलाव से है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन अप्रोच क्या है, सोसाइटी के बारे में क्या है, पॉलिटी के बारे में क्या है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप में मानव का दृष्टिकोण कैसा है। यह अगर पॉजिटिव है तो यह मॉडर्नाइजेशन है, और नहीं है तो यह मॉडर्नाइजेशन नहीं है, बैकवर्ड का प्रतीक है। राजनीतिक व्यवस्था उसकी संस्थाओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, व्यवहार के प्रतिमानों से संबंधित अवधारणा है। क्लॉड ई वेल्च का कहना है कि मॉडर्नाइजेशन वह प्रोसेस है जो कि साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। देखिए, इस पृथ्वी ग्रह पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है। अगर मानव साधन को संसाधन बनाया जाए और मानव संसाधन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, इस ध्येय से कि वो एक मॉडर्न सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं, एक आधुनिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, तार्किकता हो, सहभागिता हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो, समरसता हो, तो वह सोसाइटी क्लाडवेज के अनुसार मॉडर्न सोसाइटी है, उसी को मॉडर्नाइजेशन कहा जाएगा। लर्नर ने अपनी पुस्तक दी पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज मॉडर्नाइजिंग द मिडल ईस्ट 1958 में लिखा है, आधुनिकीकरण विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका मतलब लर्नर ये कह रहे हैं कि चेंज जो हो, वो चेंज कैसा हो, वो रैशनलिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसी को पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की आधारभूत विशेषताएं,
इन विशेषताओं के माध्यम से हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को और गहरे अर्थ से समझ सकते हैं। रॉबर्ट इवार्ड, रॉस्टॉव, पार्सन्स, एडवर्ड सील्स, डेविड एप्टर इत्यादि के चिंतन के आधार पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषताएं निर्धारित की गई हैं, जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना को हमें गहराई से समझाती हैं। नंबर एक, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्रांतिकारी प्रक्रिया है। राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण एक परिवर्तन वाली प्रक्रिया है, क्रांति की प्रक्रिया है, रिवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसका मतलब क्रांति इसको क्यों कहा गया है? इसका मतलब ये है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के माध्यम से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में पूर्णतः परिवर्तन होता है, या जो बनी हुई व्यवस्था थी उस व्यवस्था में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। इसलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण विद्यमान स्थिति या यथास्थिति में बदलाव की एक प्रक्रिया है। नंबर दो, आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय, तकनीकी, विज्ञान के परिवर्तन जुड़े हुए हैं और ये व्यक्ति के मनोविज्ञान से संबंधित है, व्यक्ति के व्यवहार की शैली से संबंधित है, इसलिए इसे जटिल प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया गया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। हर कोई मॉडर्नाइजेशन के स्टेप को फॉलो नहीं कर सकता। मॉडर्नाइजेशन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए आपको सिस्टमेटिक प्रोसेस से गुजरना होगा, तभी आप इस ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक आधुनिकीकरण एक वैश्विक प्रक्रिया है। मॉडर्नाइजेशन किसी एक देश से और एक समाज से जुड़ी हुई नहीं है, अपितु दुनिया भर में मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा बदलाव आ रहा है। और जो देश पहले मोनार्की में थे वो अब डेमोक्रेटाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं। जो बंद अर्थव्यवस्थाएं थी वो आज खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, लिबराइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। इसका मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन इज ए ग्लोबल प्रोसेस, उसको वैश्विक प्रक्रिया कहा गया है। मॉडर्नाइजेशन एक लंबी प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि मॉडर्नाइजेशन केवल ऐसा नहीं कि 1 साल में, 2 साल में, 20 साल में हो जाए। मॉडर्नाइजेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत लंबे समय बाद, शताब्दियों बाद, वर्षों बाद व्यवस्था में धीरे 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 परिवर्तन आता है। मॉडर्नाइजेशन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, इसके स्टेप होते हैं। डेवलपमेंट के पिछड़े हुए राज्य, विकासशील राज्य, विकसित राज्य। तो एक स्टेप बाय स्टेप जो चरण होते हैं उन चरणों के रूप में मॉडर्नाइजेशन प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक चरण है, आर्थिक चरण है, राजनीतिक चरण है, सांस्कृतिक चरण है, भौतिक चरण है, मनोवैज्ञानिक चरण है, नैतिक चरण है। इन सभी स्टेजेज के द्वारा ये आगे बढ़ती है। मॉडर्नाइजेशन एक समावेशी और समग्र प्रक्रिया है। किसी एक, जैसे पहले कहा गया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फंक्शनल प्रोसेस है। इस राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव होने पर ही मॉडर्नाइजेशन के ध्येय को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि वह ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ गए तो मॉडर्नाइजेशन हो गया। जैसे चाइना की बात करें तो वह नहीं माना जाएगा। एशियन टाइगर्स की बात करें तो इकोनॉमिक रूप से तो मॉडर्न है वो कंट्री, लेकिन पॉलिटिकल रूप से मॉडर्न नहीं है, सोसाइटी के रूप से मॉडर्न नहीं है, डेमोक्रेसी के रूप में मॉडर्न नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम उनका मॉडर्न नहीं है। आधुनिकीकरण एक इरेसिवेबल प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि एक बार जिस राज्य ने मॉडर्नाइजेशन के ध्येय को प्राप्त कर लिया, अब वह ऐसा नहीं कि अचानक डिक्लाइन कर जाए या बहुत पीछे चला जाए। जो समाज तार्किकता में विश्वास करने लगे, जो समाज विज्ञान पर आधारित हो गया, अब वो हवाई जहाज को छोड़कर पुनः बैलगाड़ी से विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। आधुनिकीकरण एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं उसका मतलब केवल एक ही, ओनली टू मोर प्रोग्रेस। पीछे की ओर नहीं चलता, पतन की ओर नहीं चलता, डेवलपमेंट डिके की तरह। ये केवल और केवल प्रगति की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया। इसका मतलब है कि इस मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत केवल सकारात्मक परिवर्तन ही आता है। नकारात्मक परिवर्तन को पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। इसका मतलब कि जो लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राज्य के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कानून के बारे में, पुलिस के बारे में जानते नहीं थे, वो अब जानने लग जाते हैं। अब वो, इसका मतलब ये नहीं कि वापस भूलने लग जाए, वो वापस नहीं भूल सकते। वो कानून के बारे में, एफआईआर के बारे में, क्राइम के बारे में, न्यायालय के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, राजनेताओं के बारे में जानने लग जाते हैं।
वह एक और ज़्यादा जानते हैं। यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, पीछे की ओर अवगामी प्रक्रिया नहीं है, ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया इसे कहा जाता है। इस व्याख्यान को देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट व्याख्यान में हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में अलग अलग चिंतकों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।